आप सभी चाहते थे कि इस विषय पर हम डिबेट दोबारा लेकर आए और हम दोबारा उस विषय पर डिबेट लेकर आए हैं, लेकिन कल से आज तक में स्थितियां काफी बदल गई हैं। एक तरफ प्रसादी लाल मीणा का बयान सामने आया है और दूसरी तरफ कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। अब वो दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान से गुहार लगाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। कोविड काल में जान जोखिम में डालकर सेवा करने वाले सीएचए एक ही झटके में बेरोजगार हो गए। कभी वो कोरोना वॉरियर कहलाते थे, लेकिन अब वो बेरोजगार कहला रहे हैं क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने कह दिया है कि कोविड खत्म तो नौकरी खत्म। आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, आज जानने की कोशिश करेंगे। प्राइम डिबेट के जो प्राइम सवाल हैं उन्हें जान लीजिए कि सवाल तो सबसे पहला यही है, क्या कोविड खत्म हो गया? हाल के दिनों में जिस तरह से देश में केसेस एक बार फिर कोविड के सामने आए हैं, एक दिन में 24 घंटे के भीतर अगर 65% का उसमें उछाल है, नया वेरिएंट मिल चुका है। लोग एक बार फिर सावधानी बरतने के लिए चेता रहे हैं। जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि कोविड की एक और लहर आ सकती है। चौथी लहर, पांचवी लहर कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में सरकार ये कैसे मान सकती है कि कोविड खत्म हो गया? और दूसरा, अगर कोविड खत्म तो नौकरी खत्म, क्या यह गलत है? ये सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, अब देखिए एक बार फिर मांग उठाने वाला एक धड़ा दिल्ली का कूच कर रहा है कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए। तो क्या कांग्रेस हाईकमान से ही मुद्दा हल होगा? क्योंकि प्रदेश स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा महसूस कर रही है। और सवाल नंबर तीन, कि क्या कोई बीच का रास्ता है? एक बीच का रास्ता है जिसका ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में किया था, लेकिन क्या वो सचमुच सॉल्यूशन वाला, समाधान वाला बीच का रास्ता है कोविड सहायकों के लिए? आज बात इसी पर करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सौरभ गृहस्थी शहीद स्मारक से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर सीएचए लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि अगर कोई धड़ा परेशान हो और सरकार की ओर से उसे सहानुभूति न महसूस हो, ये बहुत बुरी स्थिति होती है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आर तिवारी जी, कि आपको पता है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगे क्या क्या है? आप मुझे कैटेगोरिकली बता सकते हैं वो क्या मांग रहे हैं? देखो स्वप्निल, मैं फिर कह रहा हूं कि कोविड सहायकों का कहीं कोई पद था ही नहीं। ठीक है। इस देश में अचानक एक इमरजेंसी जैसी बीमारी आई। मानवता को बचाने के लिए कांग्रेस के अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री वाली सरकार ने इंसान के जीवन को बचाने के लिए नर्सिंग ट्रेनिंग वाले बच्चों को हमने भर्ती किया। ठीक है। उनको हमने कोविड सहायक के रूप में भर्ती किया। और फिर कह रहा हूं, राजस्थान में सरकार ने अपने मद में से इनका वेतन भत्ता नहीं दिया। स्थानीय नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, पंचायत हो, यूआईटी हो, अचानक जब कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है, पैसे का इंतजाम था ही नहीं, दुनिया में पता ही नहीं था ऐसी भी इमरजेंसी जैसी बीमारी आ जाएगी कि हम इंसान को इंसान के माध्यम से बीमार कर देंगे। उस समय अचानक जब इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत राजस्थान के करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने के लिए अशोक गहलोत की सरकार ने इनको जो आपने अभी कहा है ना, दर्जा जो आपने अभी कहा है ना, मैं उस पर सवाल दूंगा, वॉरियर्स लेकिन कम से कम पहले सवाल का जवाब दे दीजिए आर तिवारी जी। नहीं, देखिए ठीक है, आपने जो बोला मैंने इतनी देर तक सुना, उससे जुड़ा सवाल मैं आगे पूछूंगा। लेकिन पहला सवाल मेरा यह था कि क्या आपको इनकी मांगे पता है? क्या है इनकी मांग? ये चाहते हैं कि हमारे को नियमित किया जाए, और अगर नियमित नहीं कर सकती है सरकार तो हमको कुछ समय के लिए रख लिया जाए, हमको रख लिया जाए। हाँ। सवाल है कि जब देश में तो ये संविदा कैडर में मांग रहे हैं ना, संविदा कैडर कब परमानेंट नियुक्ति होती है? तो संविदा कैडर में भी पद के अगेंस्ट ही तो हम भर्ती करेंगे। हाँ।
संविदा कैडर में भी पद के अनुसार ही ठीक है। भर्ती किया जाता है, उसमें किसी को भी भर्ती नहीं कर ठीक सकते है। ना सब। अब जो आपने पहला हिस्सा तो कहा संविदा था, में हमने अगर इनका पद नाम दिया ही नहीं, ठीक है, राजस्थान वो तो में आपने कोविड बहुत सहायक स्मार्ट का खेल कोई लिया, पद है चलिए ही वो नहीं। आपको बधाइयां उस बात के लिए। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जो आपने कहा है उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं तर्कों से तोड़ूंगा, ठीक है। आपने कहा कि पैसों की भारी कमी थी। क्या उस समय आपने लोगों को छूट नहीं दी? क्या उस समय आपने कर्मचारियों के वेतन से एक हिस्सा अपने लिए नहीं लिया? क्या उस समय आपने लोगों को कुछ चीजों के लिए फ्री नहीं किया? उन लोगों के लिए किया ना, उसी पीरियड में किया था ना? किया ना, हाँ जीवन बचाने के लिए क्या ना स्वप्निल। हाँ, अच्छा, आम आदमी की जिंदगी को बचाने ठीक है। के लिए अशोक गहलोत जी ने तो कहा था आपने पूरा आम बजट आदमी की लगा जिंदगी दूंगा को स्वास्थ्य बचाया, विभाग पर, अपनी लेकिन साख एक बना आदमी ली, को भी हम पैसे और जिन की लोगों कमी के से दम पे मरने आपने नहीं अपनी देंगे, साख दवा के बनाई, अभाव में आज आपने मरने नहीं उनसे देंगे। रोटी का हक छीन लिया। अरे आप कमाल कर रहे हो सब। मैं कमाल कर रहा हूं? अगेंस्ट में रोज राजस्थान की सरकार देश में पहली सरकार है सब, हाँ। जिन्होंने कोविड महामारी के 2 दौर देखने के बावजूद 1 हाँ। लाख मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को हमने हाँ। नौकरियां दी है। हाँ। 1 लाख लोगों को पाइपलाइन वाह। में है और अगले साल 1 लाख लोगों वाह। को देंगे। ये भारत सर जी सरकार देखिए, के जो रामलाल जी आज मेरे से बात करेंगे, स्टाफ की भारत कमी से सरकार जूझ रहे थे, ने कभी इसलिए लोगों आपने की ये सुविधा इमरजेंसी की वाला रास्ता पकड़ा, ठीक है। उसके दम पे आपने अपनी साख बचाई, लोगों की जान को बचाया, पूरे मान लिया। देश में लेकिन जिन कोविड लोगों के सहायकों कंधे के पर रूप रखकर में आपने ऐसी ये सब किया, आकस्मिक भर्तियां वो की आज गई प्रदर्शन है। कर रहे हैं केवल या नहीं? राजस्थान सरकार ने नहीं की जिन गई। लोगों के कंधे देश पर में बंदूक आदमी को रखकर बचाने आपने के ये लिए सब हर हासिल राज्य किया, सरकार ने क्या वो राशन आज ढूंढा प्रदर्शन कर सबके। रहे हैं या नहीं? प्रदर्शन करने की लोकतंत्र में छूट है, हाँ। लेकिन कानून का राज है, कानून के अनुसार ही नौकरियां मिलेगी ना। तो अगर ये कानून के बिना खिलाफ है आप तो इन्हें कैसे डंडे मारकर देंगे? वहां से उठा दीजिए। अरे ये कांग्रेस का शासन है, हाँ। ये बुलडोजर वाला शासन नहीं है। नहीं तो अरे सर जी, 28,000 के सपने जब आपने बुलडोजर चला के तोड़ दिए हैं, प्रदर्शन 28,000 लोगों के सपने आपने बुलडोजर चला के ही तोड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बुलडोजर चला दें या डंडे चलाएं। नहीं नहीं, ये तो उनका सपने तोड़े आप मौलिक अधिकार है, खुलेआम। वो अपने अधिकार के लड़ेंगे। नहीं 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 आर तिवारी जी, मैं भटकने नहीं दूंगा बात को। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, और इस बात को समझिए, इन लोगों ने आपकी भी मदद की थी, आज सड़कों पर है, इनके घर में रोटी का कोई सोल्यूशन नहीं है। स्वप्निल, फिर कह रहा हूं, इन बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नर्सिंग के बच्चे हैं, राजस्थान सरकार नर्सिंग स्टाफ के लिए जो भी कोई नौकरियां का हम पद बाहर निकालेंगे, आप उसमें अप्लाई करो ना। हाँ। राजस्थान में ये ठीक है। तरीका है, कानून का तरीका है, ठीक है। कि आप कई नौकरियां निकलती है, आप उस कैडर आपने में इनको अपना ऐसे ही नहीं फार्म लिया भरो, था। परीक्षा आर.आर. दो। तिवारी जी। ऐसा थोड़ी हो सकता आर.आर. है। तिवारी जी, मेरी बात नीट सुनिए। के अंदर 25 आर.आर. लाख लोग तिवारी बाद जी। परीक्षा देंगे और इन ठीक है। लोगों को वैसे ठीक है तनख्वाह आर.आर. दे तिवारी देंगे। जी, अब मेरी बात सुनिए। कोई ना कोई तरीका होता है, परीक्षा ठीक का है, फार्म आर.आर. भरना तिवारी जी। पड़ता है अगेंस्ट पोस्ट के ऊपर। आर.आर. तिवारी जी, मेरी बात को सुनिएगा। इन लोगों को आपने ऐसे ही नहीं भर्ती किया था, आपने क्राइटेरिया सेट किया था, उस क्राइटेरिया में से इन लोगों को उठाया। आपने उस क्राइटेरिया में इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को जोड़ा कि आप हमारे को सेवा देते वक्त कहीं और नौकरी या कुछ भी नहीं कर सकते। आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये जोड़ा कि इस दौरान आप उच्च शिक्षा भी हासिल मत करो, आप सिर्फ काम करते रहो। ये सारी कंडीशंस आपने लगाई इन लोगों के साथ। तो बेसिकली क्या आप लोगों ने इनका जीवन बर्बाद किया? स्वप्निल, आप उस महामारी के बारे में आप कितने गंभीर हैं? वो अचानक जो महामारी आई उसमें आप इनको कैसे छूट दे सकते थे? ये कैसे पढ़ाई कर सकते थे जहां आदमी वेंटिलेटर से, ऑक्सीजन से परेशान था, दवाई से परेशान था, इनको दूसरा काम करने के लिए तो फिर आपने इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। आपको इन्होंने तो आपके लिए अपना इतना समय दिया ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा में इनके लिए एक आरक्षण रखा है। जैसे होमगार्ड का जो आकस्मिक होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, तो सीधे बोलिए ना कि जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। आप ये कहिए कि जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, बस इतनी ही वैल्यू है इन नौजवानों की आपकी निगाह में। हमने इनको एनरोल कर रखा है स्वप्निल। अगर भगवान ना करे हमको ये तीसरा दौर देखना पड़े, अगर तीसरा दौर तो देख लिया सर, इन्हीं को वापस लाएंगे। भगवान ना करे कि चौथा दौर देखना पड़े, लेकिन आपके मंत्री जी ने कह दिया कोरोना खत्म हो गया है, अब कोरोना नहीं है। मैं सौरभ आपके पास आ रहा हूं।
मैं चाहता हूं कि सीएचएस लगातार न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन देखते रहते हैं, वहां पर धरना स्थल पर भी, और वो एक एक अपडेट्स जो जा रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। अब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उस पर एक रिएक्शन ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं रामलाल जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इनके जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि कांग्रेस के जो नेता ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी में जब आप लोगों को इनरोल कर रखा है, इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर ले लेंगे। मैं अभी उनका बयान ही सुन रहा था। मैं नेताजी से एक बात कह देना चाहता हूं। आपने एक बात बोली अभी भी, हमने प्रदेश की जनता की जान बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया। आपको क्या अधिकार है भी आप किसी की जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान को खतरे में डालें? आपके पास क्या अधिकार है भी आपने लोगों की जान बचा ली कोरोना से? आपको क्या अधिकार है? आपने 28,000 परिवार को उजाड़ दिया। अगर इनमें से कोई भी एक भी साथी आर्थिक अभाव के अंदर, आपने हमें बोल रहे हो आपने हमें वेतन तक नहीं दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। 6 महीने का वेतन हमारा, 4 महीने का वेतन अभी तक बकाया चल रहा है। आप यहाँ पे झूठ फैला रहे हो, आप धोखा कर रहे हो लोगों के साथ। अगर 28,000 में से किसी एक ने भी आत्महत्या कर ली, क्या कांग्रेस सरकार या आप उसकी जिम्मेवारी लेते हो? क्या आपको शर्म आनी चाहिए? ऐसी महामारी में काम करने के बाद आपने यहाँ पे सड़कों पे मरने के लिए छोड़ रखा है, 28,000 परिवारों को मरने के लिए छोड़ रखा है। आप वहां पे एसी में बैठे थे, तब हम लोगों के, आपके परिवार के लोगों के टीकाकरण हमने किया, कोरोना से सुरक्षा चक्कर हमने उनको पहुंचाया था। ओटी के अंदर ड्यूटियां की, हॉस्पिटलों के अंदर ड्यूटियां की, आपकी नालियों के अंदर टेमीफॉस हमने डाला था, डेंगू का सर्वे हमने किया था। शर्म आनी चाहिए नेताजी आपको। आज आपने हमारा यूज करके हमें सड़क पे फेंक दिया। आप अपने आप को नेता बोलते हो? नेता वो होता है जो प्रजा को, पूरी जनता को एक बराबर लेके चले। आप एक साइड बोल रहे हो भी आपने प्रदेश की जनता की जान बचाई। क्या इनकी जान कीमती नहीं है? क्या जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि होमगार्ड की तर्ज पर आपका भी एक कैडर बना दिया जाएगा। आप भी एक होमगार्ड की तरह काम करो। आप रहो एक होमगार्ड की तरह। आप भी जब नेता की जरूरत हो तब आ जाया करो, जब जरूरत नहीं है चले जाया करो। क्या है होमगार्ड? होमगार्ड रखना है तो 8वीं 10वीं वालों को रखो। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या होता है होमगार्ड? होमगार्ड का मतलब होता है ये 4 साल हमने अपनी ड्यूटी पे, अपनी नौकरी पे लगाए। 4 साल हमने स्टडी की, 7 लाख रुपए हमने अपनी स्टडी पे लगाए। क्या होमगार्ड बनने के लिए लगाए थे? क्या आपने तो बोल दिया 30 दिन में से अगर 2 दिन काम होगा तो आप हमें 2 दिन के लिए। बड़ी अजीब स्थिति है, बड़ी अजीब स्थिति क्या है, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक इमरजेंसी का टाइम आया इसलिए इन लोगों को हम लोगों ने लगाया, लेकिन क्या फिर डेंगू और मलेरिया भी इमरजेंसी थी? इमरजेंसी खत्म हुए तो वक्त हो गया, आपने खुद ही ढील देना चालू कर दी थी प्रदेश सरकार ने, देश की सरकार ने। तो अगर इमरजेंसी का वक्त खत्म हो गया था तो फिर इन्हें एक्सटेंड क्यों किया? आपने एक्सटेंड किया क्योंकि आप अंडर स्टाफ हैं, और आप जब अंडर स्टाफ हैं, आज आपको इनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तो आपने कहा कि साहब ऐसा है, अब तक रोटी बहुत खा ली आपने, हमने किसी तरीके से आपको रोटी खिला दी, अब रोजी और रोटी हमारी तरफ से आपके लिए बंद। ये हुआ है इनके साथ। रामलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल शर्मा जी, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष ने कौन सा आंदोलन इनके लिए खड़ा किया, बताइए। देखिए स्वप्न जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी मैंने पूरा धैर्यपूर्वक तिवारी जी को सुना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तिवारी जी हमारी बात को भी पूरी धैर्यपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले मैं नहीं सुन पाऊंगा सर, मैं रामलाल जी को भी पूरी तरह धैर्यपूर्वक नहीं सुन पाया, मैं आपको भी नहीं सुन पाऊंगा अगर आप सवाल पे नहीं रहेंगे। जी, आवाज़ मेरी? हाँ बोलिए। नहीं, मैं सवाल के ऊपर ही रहूंगा। हाँ। जब 1 तारीख को, 31 तारीख को इनका एक लेटर सरकार ने ऐसे निकाला कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है। 1 तारीख को इनका धरना शुरू हुआ। डॉक्टर सतीश बुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष से, वो बाहर थे, भरतपुर की तरफ थे, तो उन्होंने मेरे से फोन के ऊपर कहा कि इनका धरना शुरू हो चुका है, आप जाके आओ और इनकी जो भी समस्या है उसको गंभीरता से सुनकर जब समाधान तत्काल कर सकते हो आप करो। मैं खुद स्वयं इनके धरने के ऊपर गया, धरने पे पूरी बात इनकी सुनी, जो इनकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती थी वो करने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में डॉक्टर सतीश बुनिया जी वापस आए तो उन्होंने ही सीधे धरना स्थल के ऊपर जाने का काम किया। और फिर हमारे डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी वो धरना स्थल के ऊपर गए, नहीं गए तो किरोड़ीलाल मीणा भी। देखिए, समय समय पर अलग अलग जगह के प्रदर्शनों में आपके लोग चेहरा दिखाकर आए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, गए तो किरोड़ीलाल मीणा जी भी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी बीजेपी इनके साथ धरना स्थल पर रहेगी। कहां है बीजेपी धरना स्थल पर? कहां है साहब?
स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी है, इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हाँ। तैयार है, उसमें हम कहीं पीछे नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है किस कि बात जब का? चिकित्सा मंत्री जी एक कहें कि हमने सरकार की उपलब्धि रही है कि हमने सीएचसी की भर्ती की, सीएचओ की भर्ती की, हमने नर्सिंग की भर्ती की, कोविड का हमने बेहतरीन ठीक है। प्रबंधन करने का काम किया, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, उनका बेहतरीन प्रदर्शन किया था। रामलाल जी। लेकिन सरकार से मैं इतना कहना चाहता हूँ रामलाल जी। कि एक तरफ आप वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो और दूसरी तरफ इन 28,000 रामलाल जी, परिवारों मेरी के बात साथ सुनिए। अन्याय रामलाल जी, करने मेरी का बात काम सुनिए, कर मेरी रहे हो। बात सुनिए। अगर पहले तरफ ये रामलाल जी, कहते मेरी थे बात तो सुनिए। कि हम ये ऐसा ही भर्ती कर रहे हैं। ठीक है रामलाल जी, मेरी बात तो सुनिए। रामलाल जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या आपने कल का डिबेट देखा था हमारा? नहीं देखा स्वप्न जी। नहीं देखा था ना रामलाल जी। कल जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनको मैंने इस देश के ही एक अन्य राज्य में हुई घटना के बारे में बताया, और वो घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये रिपीटेशन है क्योंकि कुछ चीजों की सच्चाई सबके सामने बार बार आनी जरूरी है। उत्तराखंड में भी हेल्थ वर्कर्स रखे गए ऐसे ही, वो भी कार्य मुक्त हुए हैं 31 तारीख को, वो भी 1 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के भी स्वास्थ्य मंत्री उनसे नहीं मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप अलग हैं। अगर आप यहां इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो कम से कम उत्तराखंड के हेल्थ वर्कर्स को इंसाफ देते थे सर, नहीं तो कहिए यहां सियासत कर रहा हूं। स्वप्न जी, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, अगर किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ अगर राजस्थान की सरकार ये कहती कि हम इनको 1 महीने के लिए ले रहे हैं, स्वप्न जी, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत से आप अलग कर्मचारी कैसे ऐसे हैं हुए जिन्होंने रामलाल जी? मैं यही तो समझना चाह रहा हूं, आप अलग कैसे हुए? जो कांग्रेस ने यहां किया वो बीजेपी ने उत्तराखंड में किया, और आप कह रहे हैं हम अलग हैं। आप दोनों से गलती हुई है, स्वीकार कीजिए। स्वप्न जी, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल बिल्कुल अगर उत्तराखंड की सरकार ने अगर ऐसा किया है तो उनको अपने निर्णय को पुनरावृत्ति करनी चाहिए, उनको वापस बहाल करना चाहिए। तो वो उत्तराखंड में क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं इस सवाल को आपसे पूछूंगा, वो उत्तराखंड में क्यों नहीं हुआ? उससे पहले मेरे सिर्फ एक गैस बज रहे, मैं तुरंत आप ही के पास आऊंगा। रामलाल जी, आपका सिग्नल थोड़ा सा फ्रीज हुआ है, मेरे सहयोगी आपके सिग्नल को दोबारा जोड़ेंगे, और मैं आपको तुरंत आपसे दोबारा इसी बात पर कंटिन्यू करूंगा कि जो चीज यहां होनी चाहिए वो उत्तराखंड में हो नहीं रही है, और आप कह रहे हैं कि हमारी लाइन बड़ी है, हम बेहतर हैं। कैसे, वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एसपी मित्तल साहब, ये उसी तरह की बात है कि हमें आपकी जरूरत थी तो हमने आपको ले लिया, आज आपकी जरूरत नहीं है, ओके टाटा बाय बाय, हमें कोई मतलब नहीं, निकलो यहां से। स्वप्निल, मैं सबसे पहले आज जो है वो न्यूज 18 को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि सवेरे से ही मैंने देखा कि ये जो कोविड सहायक 28,000 जो है, इनकी मांग को लगातार आप उठाए जा रहे हैं। मैंने सवेरे भी देखा, जो हमारे संवाददाता अभी जुड़े हुए हैं सौरभ गृहस्थी, मैंने देखा कि आज दिन के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जिसके माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंची। कल हरीश चौधरी साहब इनके धरने पे गए थे। हरीश चौधरी साहब हम सब जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली क्या नाम से राजस्थान में कांग्रेस के नेता हैं, पहले के मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा समय में पंजाब के क्या नाम से प्रभारी भी हैं। वो गए थे, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था, लेकिन वो जो आश्वासन था, मुझे लगता है कि वो आश्वासन उनका धरा रह गया। और आज न्यूज 18 ने जो सबसे बढ़िया काम ये किया कि जब सौरभ अवस्थी आपके वहां धरना स्थल पे मौजूद थे तो लाइन पर लिया गया हरीश चौधरी साहब को, जो हरीश चौधरी कल ये कह के आए थे कि मैं इनके साथ हूं और मैं चाहता हूं कि क्या नाम से इनकी बहाली हो। लेकिन आज उन्होंने ये जिस तरीके से अपनी बात को कहा कि मैं सरकार का अंग नहीं हूं, इसमें 3 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, उसके बाद में मैंने ये देखा कि जो धरना स्थल पे था वो आक्रोश हुआ। खासतौर से जो महिला वहां पे जो बैठी हुई है उनमें भी जबरदस्त नाराजगी देखी गई, और उसी वक्त ये घोषणा की गई कि हम अब दिल्ली कूच करेंगे। मेरा सारे प्रकरण में स्वप्निल ये कहना है कि जब आप एक और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको पुनः बहाल कर देंगे, मुख्यमंत्री ने भी कहा, जो मंत्री है राजेंद्र जाटव साहब उन्होंने भी कहा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के 100 से ज्यादा विधायकों ने इनके समर्थन में पत्र लिखे हैं। ये सब कार्रवाई, या तो आप इनको पहले दिन से मना करते हैं कि हम आपको नहीं रखेंगे, आप पिछले 21 दिन से इनको आश्वासन दे रहे हैं, 21 दिन से इनको ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी सुन लेगी, इसी उम्मीद में तो ये आज 21 दिन से वहां बैठे हैं। उनकी सैलरी पूरी नहीं दी गई अब तक, समझ से परे क्या स्वप्निल? मैंने कहा अरे भाई, इनकी सैलरी ही नहीं दी गई अब तक, ये तो समझ से ही परे है।
हाँ स्वप्निल, इनका जो मानदेय है वो कितना है? कुल मिला के 7,900 रुपया इनका बेचारों का मानदेय है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 7,900 रुपए मासिक मानदेय में इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा और 24 घंटे में उस वक्त काम किया जब अस्पतालों के अंदर परिजनों, जो मरीज जो भर्ती थे, उनके परिजन क्या नाम से हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, तब इन बच्चों ने वहां जाके काम किया। नहीं, सही बात है। मैं अपनी टीम से पूछ रहा हूं, क्या रामलाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? रामलाल जी, जहां पर बात रुकी थी वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ऐसे ही सहायक, ऐसे ही हेल्पिंग हैंड्स उत्तराखंड में एक झटके में हटा दिए गए। आप कह रहे हैं यहां गलत हुआ तो वहां गलत क्यों नहीं है? वहां पे भी गलत है। ये चूक आप दोनों से हुई है, आप स्वीकार करेंगे? देखिए स्वप्न जी, मैं एक बात करूं, चाहे सरकार उत्तराखंड की हो, चाहे सरकार राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, अगर सरकार सही दिशा के अंदर निर्णय करती है तो उनको उस दिशा के अंदर रहना चाहिए। अगर उत्तराखंड की सरकार ने अगर ये निर्णय किया है तो मैं कहूंगा कि उत्तराखंड की सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे और जो भी वो स्वास्थ्य सहायक के पद के ऊपर काम करने वाले लोग थे, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम नहीं करे। लेकिन मैं दूसरी बात करूं, स्वप्निल जी, राजस्थान की सरकार इनको भर्ती करने से पहले ये कहती थी कि हम सिर्फ कोविड के लिए 1 महीने के लिए आपको ले रहे हैं, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर 30-40 हजार इनको फोर्स नहीं किया गया। नहीं रामलाल जी, आपके कहने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने इनको फोर्स किया। इनको फोर्स नहीं किया गया, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पर उसके बाद जो स्थितियां बन रही है उस पर मैं बात कर रहा हूं। इनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया गया, कभी मलेरिया के नाम पर, कभी डेंगू के नाम पर, लेकिन अब जब इनको जरूरत है तब आप एक्सटेंशन नहीं देंगे, ये गलत है। मेरी बात सुनिए स्वप्न जी, अगर इनको उम्मीद होती कि सरकार आने वाले समय के अंदर हमें रेगुलाइज नहीं करेगी, वो राजस्थान के अंदर सेवाएं देने चाहते थे, कंटिन्यू सेवाएं देने चाहते थे, सरकार पहले इस बात कर देती थी हम तो 2 महीने के लिए ले रहे हैं, 4 महीने के लिए ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो आते या नहीं आते। लेकिन बहुत से इनमें ऐसे कोविड सहायक है जो अपनी नर्सिंग की नौकरी छोड़कर फिर इसमें ज्वाइन करने का काम किया, और फिर राजस्थान के अंदर पूरे मापदंड बना के भर्ती की गई है। ये नहीं है कि जो आया उसी को पहले लगा दिया, और फिर बकायदा मापदंड बनाया गया, एक क्राइटेरिया सेट किया गया, क्राइटेरिया के बाद कंडीशंस लगाई गई। ऐसा नहीं है आर तिवारी जी, ऐसा तो नहीं है कि आपने अनट्रेन्ड हाथों में सौंप दिया था। सबसे पहली बात तो यही कि कोविड काल में जब एक एक व्यक्ति की जान खतरे में थी, इनकी जान आप कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर खतरे में डालो, यह हक आपको किसने दिया था? आपने अपनी मदद के लिए इनको हायर किया ना। आज इनको मदद की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। स्वप्निल, मानवता की सेवा करना भारत के हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर जात का पहला मौलिक कर्तव्य है उसका। अगर राजस्थान की सरकार ने इनको मानवता की सेवा के लिए तो सरकारें बनती है। अरे भाई, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहां लिखा है कि मानवता की सेवा के नाम पर आओ? रामलाल शर्मा, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहां लिखा था कि मानवता की सेवा के नाम पर आओ? इनकी सेवाओं को हम शत नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सैल्यूट करते हैं। देश राजस्थान के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए इन्होंने जो काम किया वो अनुकरणीय उदाहरण है। तो ये जो आपने दिया उनको वो इनाम है उस चीज का करने के लिए, तो ये जो आपने उनको दिया वो इनाम है इस चीज का। मांग रहे तो ये गलत बात है। एक बात को समझिए, मैं इस वक्त मेरे पास समय हो गया एक ब्रेक लेने का, लेकिन मैं ये बात बोलकर ब्रेक लूंगा कि आपके अंडर में बार बार लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। आपके अंडर में बेरोजगारों को भी दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा यहां सुनवाई नहीं है। आप ही के अंडर में कंप्यूटर की नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा यहां सुनवाई नहीं है। और अब सीएचए भी दिल्ली की राह पकड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें यह लग रहा है यहां सुनवाई नहीं है। हमने देश में जो संविधान दिया है हर व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात को रखने के लिए कहीं भी ठीक है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथ बने रहें। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा तो एक बार फिर जहां पर प्रदर्शन चल रहा है वहां का रुख करूंगा और अब तक जो डिस्कशन हुआ है उस पर रिएक्शन लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।